दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ईवीएस का एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जाए जिसमें से बहुत सारे प्रश्न फंसे और बहुत ज़्यादा टॉपिकों को कवर किया जाए। तो ये पर्यावरण पापा वीडियो के नाम से ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। वीडियो लगभग 2 से ढाई घंटे का होगा। कंप्लीट देखिएगा, अगर आपको देखना है तो पूरा ही देखिएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देख लिया स्किप कर दिया। बहुत अच्छी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी और उम्मीद है अगर आप ये देख लेते हैं तो इससे कम 20 प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। इससे बाहर आना तो नहीं चाहिए, ये उम्मीद करके चलते हैं, बट गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि ईवीएस कोई छोटा सा सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा नहीं है। देखिए सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट में उनके सिलेबस में ये फिक्स है कि एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 की किताबों से आ जाता है, लेकिन यूपी टेट का ईवीएस अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक की, इसको हम पहले ही आपको दिखा देना चाहते हैं। और समय निकाल लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, पूरा देखिएगा, वरना बाद में आपको पछतावा होगा। हो सकता है बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से आ जाएं, फिर आप नहीं देखें तो आपको क्या है पछतावा होगा कि देखो हमको देख लेना चाहिए था। क्या आपको मिलेगा इस वीडियो में, खास बात क्या है, तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे पर्यावरण का, फिर बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी पिरामिड, ग्रीन हाउस गैसें, पर्यावरण से संबंधित कुछ सम्मेलन, रेड डेटा बुक के बारे में डिटेल से, कुछ पर्यावरणीय संगठन की बात करेंगे। इसके बाद स्थानीय सुशासन, जिसमें आप पढ़ते हैं कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, 74वां किससे है, पर्यावरण से संबंधित कुछ संस्थाएं, वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन, राष्ट्रीय उद्यान, वन अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व, विज्ञान की कुछ शाखाएं आप पढ़ते हैं, मछली उत्पादन, सेरीकल्चर, सीपी कल्चर, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद मेला, भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार जैसे आप पढ़ते हैं बिहू, है ना, और भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जो भी हैं क्षेत्रीय त्यौहार, स्थानीय उत्पादों से जुड़े व्यवसाय, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आगरे का मशहूर पेठा है, लखनऊ का क्या मशहूर है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर का क्या फेमस है, संतरा कहाँ का फेमस है, इस प्रकार की कुछ चीज़ें। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं उनके व्यवहार, किस लिए वो जाने जाते हैं। परिवहन में आपका आ जाएगा जल परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है, और सड़क परिवहन। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पर स्थित हैं, खेल एवं खेल भावना से जुड़ी बातें, विश्व के प्रमुख घास मैदान, जिसमें आपसे एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है पम्पास कहाँ है ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस। वायुमंडल में जो परतें आ जाती हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इसकी बात करेंगे। भारत के कुछ प्रमुख दर्रों की बात करेंगे। फिर भारतीय नदी के किनारे बसने वाले कुछ प्रमुख शहर। फिर नागरिक शास्त्र के मेन टॉपिक जैसे लोकसभा, राज्यसभा, न्यूनतम उम्र, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। फिर कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र और प्रमुख दिवस। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो टॉपिक हमने उठाए हैं इससे प्रश्न हर बार आता ही आता है। एक एक अगर क्वेश्चन हर टॉपिक से आ गया तो यहाँ पर हमने टॉपिक जो लिए हैं वो लगभग 3, 3, 6, 7, 8, 8, 16, लगभग 20 से 25 टॉपिक लिए हैं। और कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हमने यहाँ पर लिखा नहीं, जैसे गाजर में जो उसका रंग होता है गुलाबी किस कारण होता है, पपीते का पीला रंग किस कारण होता है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन ट्रेलर। अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अभी से आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको आप अपने दोस्तों तक 5-5 लोगों तक अगर आप या 10-10 लोगों तक शेयर करेंगे तो इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। और अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इसी तरीके से हम बाल विकास का वीडियो भी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के एनवायरमेंट शब्द से बना है और ये जो है एनवायरोनिया से मिलकर के बना है, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। यही से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एनवायरोनिया शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है वही पर्यावरण है। आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, परि प्लस आवरण से मिलकर के बनता है पर्यावरण, अर्थात जो भी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं वही पर्यावरण है। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि एनवायरनोयर ये जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस
आवरण, पर्यावरण हो जाता है। एक प्रश्न आपको पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहां पर एक परिभाषा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। यह परिभाषा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, इसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। अर्नेस्ट हेकल की अगर हम बात करें तो इन्होंने परिभाषा दी, कहा कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में किया। पारिस्थितिकी शब्द अलग है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द अलग है। दोनों प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। जब आपसे इकोलॉजी पूछे तो अर्नेस्ट हेकल लगाइएगा, जब आपसे इकोसिस्टम पूछे तो आप AG टांसले लगाइएगा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग AG टांसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में 1935 में किया था। अब बात करते हैं इनके घटकों की, तो यहां पर आ जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हो। ये शाकाहारी होते हैं, जैसे चरने वाले पशु। द्वितीयक उपभोक्ता में आपके आ जाते हैं ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के लिए शाकाहारी अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, अर्थात मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, जैसे मेढक, मछलियां, बिल्ली, भेड़िया, कुत्ता आदि। अब बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता कौन होंगे, ये अपने आहार के लिए प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, जैसे शेर, बाघ, शार्क, मछली और मनुष्य भी इसमें आ जाता है। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य। अपघटक क्या होते हैं, तो ये वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृतक वनस्पतियों और जंतुओं को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं और इसी प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन को मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। अब बात करते हैं खाद्य जाल या आहार जाल की। तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उच्चतम इसमें आ जाएंगे, इनकी संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब हम चित्र रूप में दिखाते हैं तो उसको हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। अगली जो लाइन लिखी है ये आपने इससे पहले नहीं पढ़ी होगी। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने 1987 में रखा था, अतः इन्हें एल्टनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन को नोट करिएगा। 3 प्रकार के होते हैं पिरामिड ये। जैव संख्या का पिरामिड उल्टा सीधा दोनों प्रकार का बन सकता है, जैव भार का भी, लेकिन जैव ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा बनता है। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 10% का ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया, तो ये नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रोजन ने 1985 में किया। देखिए यहाँ पर हम आपको वही चीजें कवर करा रहे हैं जो आपकी परीक्षा को दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर है सेब का लाल रंग क्यों होता है, तो एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण सेब का रंग लाल होता है। इसी प्रकार से टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, पपीते में कैरिका जेंथिन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और हल्दी का रंग लाल जेंथोफिल के कारण होता है। देखिए एक चीज हम आपको और बता दें, वीडियो के कंटेंट को लिखने में, टाइप करने में, रिकॉर्ड करने में काफ़ी सावधानी बरती गई है कि कोई भी त्रुटि ना हो। फिर भी अगर लगता है आपको कहीं पे कोई त्रुटि हुई है टाइपिंग में या बोलने में, तो प्लीज़ उसको आप कमेंट करिएगा ताकि वो चीज़ हम सुधार कर पाएँ। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस की। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपसे बनेगा। ग्रीन हाउस गैसें जो हैं ये ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं।
इनमें से सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन आदि करती हैं। इन गैसों को आप याद कैसे करेंगे, उसके लिए आप इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा। ट्रिक क्या कहती है वो भी हम आपको बताएंगे। ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये गैसें हैं। तो आप ऐसे याद करिएगा, ओजोन से ओ उठाइए, मी से मी उठाइए, ओ मीना कल काजल, ऐसे याद करिए, ओ मीना कल काजल लगाना, आपको ये सारी गैसें याद हो जाएंगी। चाहें तो आप इसको नोट कर लें। पर्यावरण सम्मेलनों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर हुए सम्मेलन जून 1972 में स्टॉकहोम के पहले पर्यावरण सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना की गई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में है, नोट करिएगा। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन की। तो पहला महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था मानव पर्यावरण सम्मेलन। इसमें 119 देशों ने भाग लिया। इसी में एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसको कहते हैं विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किस सम्मेलन के माध्यम से जारी किया गया। तो यहाँ पर मानव पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ, इसी सम्मेलन में स्टॉकहोम एक घोषणा पत्र जारी किया गया। कुछ चीज़ें उसमें, जैसे चुनाव होता है तो उस समय हर पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उसी प्रकार से कुछ नियम और कानून बनाए गए जिनको जारी किया गया इस सम्मेलन के माध्यम से, जिसको कहा गया विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। हेलसिंकी सम्मेलन कब आया, ये इसकी स्थापना मतलब ये कब आयोजित किया गया, तो 1974 में ये आयोजित किया गया। वियना सम्मेलन किससे संबंधित है, तो ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। इसका आयोजन 1985 में किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन जो है ये 16 सितंबर 1987 को आयोजित किया गया। ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन संरक्षण से है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 1987 में कनाडा में इसका आयोजन किया गया। इसमें कुछ संशोधन हुए हैं। लंदन संशोधन 1990, कोपेनहेगन संशोधन 1992। लंदन संशोधन का मतलब ये है ओजोन नाशक पदार्थ पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। कोपेनहेगन संशोधन 1982 में क्या किया गया, विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग समय अवधि निर्धारित की गई। अगला है टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन कहाँ हुआ, टोरंटो शहर में हुआ, कनाडा के 1988 में। कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रही होंगी क्योंकि आपने इससे पहले इनको नहीं पढ़ा, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। डेट याद कर लीजिए, कहाँ हुआ था ये याद कर लीजिएगा। इसमें क्या हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 2025 तक 200% कटौती करने के लिए सभी देशों से आग्रह किया गया। फिर बात करते हैं विश्व पृथ्वी सम्मेलन की। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, विश्व पृथ्वी सम्मेलन का ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी हम जानते हैं। फिर आया आपका क्योटो प्रोटोकॉल। इसका आयोजन हुआ 1997 में 11 दिसंबर को जापान के क्योटो शहर में। इस सम्मेलन में CO2, CH4, N2O, CFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की कटौती के किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। हरित गृह गैस के उत्सर्जन के नियंत्रण की बात क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई जो 2005 से प्रभावी हुआ। जोहान्सबर्ग सम्मेलन पूछा जा चुका है, तो इसका आयोजन 2002 में हुआ। इसी को हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। है कहाँ, ये दक्षिण अफ्रीका में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है ये नवंबर 2005 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित किया गया। डरबन जलवायु सम्मेलन 2011 ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। रियो 20 सम्मेलन 2012 में हुआ। इस स्क्रीनशॉट में वो सभी इंपॉर्टेंट हैं जिनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में एक कोई आ जाएगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन में। इसका उद्देश्य क्या था, सभी के लिए एक ही पृथ्वी। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में, कहाँ, फिनलैंड में। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना, ये असफल रहा। लंदन सम्मेलन 1975 में समुद्री कचरे का निस्तारण करने से संबंधित था।
वियना सम्मेलन का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से, ये ऑस्ट्रिया में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ये भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। टोरंटो सम्मेलन 1988 में, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। प्रश्न पूछता है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो 21वीं सदी के लिए पर्यावरण और पृथ्वी सम्मेलन से संबंध है एजेंडा 21 का। न्यूयॉर्क सम्मेलन हुआ 1997 में वाशिंगटन में। इसका उद्देश्य था एजेंडा 21 में जो बातें कही गई थी, किस बातें, उनको प्रभावशाली बनाना। नैरोबी घोषणा पत्र आया 1997 में। इसमें क्या था, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, कहाँ हुआ ये, जापान में। इसका उद्देश्य था CO2 में कटौती के लिए सहमत बनाने के लिए। सिएटल सम्मेलन 1999 में, विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाने के लिए। जोहान्सबर्ग सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में, इसका उद्देश्य सतत विकास पर जोर देना और विश्व एकजुटता को उस पर जोर देना। रियो 20 सम्मेलन 2012 में ब्राजील में हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया और 1984 में एक भोपाल गैस दुर्घटना हुई 3 दिसंबर को, ये आप जानते होंगे। पेरिस समझौता हुआ 2015 में। दुनिया के लगभग प्रत्येक देश ने इसको अपनाया था जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने से संबंधित था। प्रश्न बन सकता है, कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा था, तो फिनलैंड था। आप में से जिन लोगों के पास ये नोट्स है वहां पर आई थिंक न्यूजीलैंड लिखा है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा जिन्होंने हार्ड कॉपी नोट्स मंगवाया है सुपर टेट का या यूपी टेट का। भारत में कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से हम करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना है। अर्थ आवर क्या है, तो जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता है, तो इसकी शुरुआत WWF के द्वारा की गई, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा की गई। CO2 वैश्विक तापमान में 60% की भागीदारी CO2 की होती है। कहने का मतलब ये है, ये हेडिंग थी, वैश्विक तापमान में कार्बन डाइऑक्साइड की भागीदारी 60% होती है और ये एक प्राथमिक हरित गैस है जो मानव के द्वारा उत्पन्न की जाती है। CH4 का कितना योगदान होता है, तो 20% और N2O का योगदान रहता है 6%। लाफिंग गैस भी इसको कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से लाफिंग गैस किसको कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फ्लोरीनाइट्रिक गैस, ये जो है ये गैस हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड प्रकार की होती है। इससे आपको कोई खास मतलब नहीं है। ओजोन क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जहां ओजोन का सांद्रण 220 डॉप्सन यूनिट से गिर जाता है उसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। आपको पता होगा ओजोन परत की जो मोटाई है उसको हम कैसे मापते हैं, डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। अगर मापने के बाद 220 डॉप्सन यूनिट से इसकी जो है इसका सांद्रण गिर जाता है तो वहां पर ओजोन छिद्र माना जाता है। ओजोन छिद्र को पहली बार 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। इसकी खोज जोसेफ फॉरमैन ने की थी। प्रश्न पूछता है कि ओजोन का क्षरण सर्वाधिक किस महीने में होता है, तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में। सामान्य अवस्था में ओजोन परत की मोटाई 300 डॉप्सन होती है। विषुवत रेखा पर ओजोन परत की मोटाई 290 डॉप्सन होती है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की माप की इकाई है डॉप्सन। आगे बढ़ते हैं। सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरणें कौन सी है, तो UVC अल्ट्रावायलेट किरणें, UVC ध्यान रखिएगा, ये UVC है, ठीक है। चलिए, O3 का सर्वाधिक क्षरण कौन करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC करती है। समताप मंडल में O3 की मात्रा सर्वाधिक बसंत ऋतु में, सबसे अधिक तथा सबसे कम शीतकाल में होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ अम्ल वर्षा के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कहा था कि छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं जिनको हमने इंडेक्स में आपको नहीं दिखाया है। यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है ना, जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। टारगेट रखते हैं 1 लाख लाइक का। जैसे ही इस पर 1 लाख लाइक हो जाएंगे
इसका निःशुल्क PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है, कैसे भी करिए, करना आपको है। शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। बाकी अगर नहीं आप करते हैं तो आप इसका नोट्स स्वयं बनाइएगा। इसका pH मान कितना होता है? 4 से 5 के बीच। सर्वप्रथम अम्ल वर्षा कहाँ हुई? स्वीडन में हुई। सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में होती है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ? ओस्लो में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट आंग्स स्मिथ ने किया। रेड डेटा बुक, यहां से एक प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डेटा बुक की कल्पना की थी। इसमें जो है ऐसे पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी गई है जो संकटग्रस्त हैं, अर्थात विलुप्त होने के कगार पे हैं। इनका संकलन कौन करता है? तो IUCN एक संस्था है जिसके द्वारा किया जाता है। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। इसको प्रकाशित कब किया गया? सबसे पहले इसके द्वारा इस बुक को प्रकाशित किया गया 1948 में। इसका मुख्यालय यानी IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पर जो किताब होती है, रेड डेटा बुक होती है, इसमें कुछ पेज होते हैं, जैसे हरा पेज। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हरे पेज की अगर हम बात करें तो इस पे ऐसे प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जिनको फिलहाल कोई खतरा नहीं। ग्रीन का मतलब ही क्या हुआ कि इनको कोई खतरा नहीं है और इनको हरे पेज पे रखा जाता है। पिंक पेज यानी गुलाबी पेज पे क्या होता है? ऐसे प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जो खतरे में है, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। धीरे धीरे जो गायब हो रहे हैं, दिन ब दिन जो गायब हो रहे हैं, उनको गुलाबी पेज पे उनके नाम लिखे जाते हैं। रेड पेज यानी लाल पेज पे उनका नाम लिखा जाता है जो बहुत कम बचे हैं, 1-2 बचे हैं या फिर पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसको पहले हम हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे। ये है कहाँ? जिम कॉर्बेट आप सब जानते होंगे। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इसे हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। डांचीगम सेंचुरी में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पक्षियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। भीतरकणिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ कछुए की 4 प्रजातियां ओलिव रिडले, ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है? कछुए की एक प्रजाति है। ओलिव रिडले, ग्रीन सी, हॉक्सविल कछुआ, लेदरबैक कछुआ यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपको नोट कर लेना चाहिए। अगला है यहाँ पर, अब आप कह रहे होंगे आपने बताया नहीं, है ना। हम बताएंगे आपको, एक एक करके बताएंगे। पहले आप मुख्यालय पढ़ लीजिए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लंदन में है। और है यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर, इसका मुख्यालय इंग्लैंड में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है। देखिए, रेड क्रॉस क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना। इसकी स्थापना 1863 में जेनेवा में की गई थी और इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। इस संस्था को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, 1917 में, 1944 में, 1963 में। प्रतिवर्ष 8 मई को हम मनाते हैं इनके जो संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेंट का जन्म दिवस। चलिए बढ़ते हैं हम अगली संस्था की तरफ, जो संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा लंदन में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? हेडक्वार्टर आपने जान लिया, स्थापना कब हुई तो आप क्या बताएंगे? पढ़ा है आपने कभी? चलिए हम आपको बताते हैं।
इसकी स्थापना जुलाई 1961 में हुई लंदन में, ध्यान रखिएगा। बाकी आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष, ये भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं, बरगद है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। उम्मीद करते हैं कि आयोग ने एक प्रश्न यहाँ से छापा होगा, देखते हैं आपकी किस्मत। बाकी क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत हैं, पढ़ाते भी बहुत हैं, बट कई बार चीज़ें हो जाती हैं अच्छी, कई बार नहीं भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि यूपी टेट का लिमिटेड सिलेबस नहीं है, अनलिमिटेड है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। स्थानीय सुशासन की बात करें तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को माना जाता है। कहाँ से तो आपको पता होगा, राजस्थान के नागौर जिले से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिलों में इसकी शुरुआत की गई और 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रारंभ किया। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए, तो 21 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। 73वां संविधान संशोधन, इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 अनुसूची 11 का प्रावधान है। प्रश्न पूछ सकता है कि 73वें संविधान का संशोधन संविधान के किस भाग में है? भाग 9 अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक अनुसूची 11। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी अगर आप गड़बड़ किए तो फिर आपको पता है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम को छोड़कर के सभी राज्यों में लागू है। यहाँ पर खास बातें क्या है कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान है और महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है। प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था में। कार्यकाल 5 साल होता है और पहला राज्य कौन सा है जो 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम को लागू किया जिस राज्य ने, वो है कर्नाटक। यहाँ से 2018 या 19 की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको सीरियसली लीजिएगा। 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 ता से या तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 का में अनुच्छेद 243 12वीं अनुसूची का प्रावधान 12 अनुसूची का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अगर कहीं पर विघटन की स्थिति आ जाए, पहले ही भंग करना पड़े, तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव होता है। नगर पंचायत क्या है? ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। नगर परिषद ये छोटे नगर क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। नगर निगम बड़े नगर क्षेत्रों के लिए। नगर निगम की स्थापना सबसे पहले मद्रास में की गई। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहते हैं। कुछ संस्थाएं हैं जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। इसकी स्थापना 1883 में हुई। हार्डवेल इससे संबंधित प्रमुख पत्रिका है। इस संस्था के द्वारा शांत घाटी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका मुख्यालय मुंबई में। स्थापना 1969 में की गई। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इससे संबंधित पत्रिका है डाउन टू अर्थ। इसका उद्देश्य जैव विविधता के मुद्दे पर कार्यशाला का आयोजन करना। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। इसकी स्थापना 1989 में की गई। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1982 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रश्न पूछा गया है। इसका मुख्यालय कोलकाता में। स्थापना 1955 में की गई। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1966 में की गई। मुख्यालय कोलकाता में है। आगे बढ़ेंगे।
अगले पॉइंट की तरफ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में है। स्थापना 1971 में की गई थी। इंटरनेशनल फ्रेंड ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में है। स्थापना 1895 में की गई थी। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट का मुख्यालय वाशिंगटन में, इसकी स्थापना 1974 में की गई। ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1993 में की गई। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से इसका संबंध प्रदूषण के मापन से संबंधित है। देखिए यूट्यूब पर बहुत प्रकार की वीडियोस आपको मिलेंगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस तरीके से आपको एक वीडियो में कोई कराया होगा। बट हम ये नहीं कहेंगे कि यूट्यूब पर पहली बार है, क्योंकि हम पूरा यूट्यूब हर वीडियो तो नहीं देखें किसने क्या पढ़ाया है। बट हाँ, आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये यूट्यूब पे पहली बार है इस तरीके का कि नहीं है, या इससे बेहतर भी वीडियो उपलब्ध है, ये आप बताएंगे, ये आपका काम है ना। क्योंकि यूट्यूब पे कोई काम ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा हो। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, तो हो सकता है इससे बेहतर भी आपने वीडियोस देखा हो। ये हमारा प्रयास है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से है। क्योटो के 1987 में ये आया था। प्रश्न यहाँ से पूछा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A पर्यावरण संरक्षण के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो अनुच्छेद हैं, एक है अनुच्छेद 51A, एक है 48A। दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 51A क्या कहता है कि ये प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है कि वो पर्यावरण की रक्षा करेगा, ये मौलिक कर्तव्य है 51A। 48A क्या कहता है संविधान का कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो जब आपसे पूछे कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है तो 51A, लेकिन जब पूछे राज्य की बात तो वहां पर 48A, या फिर ना लिखा हो प्रत्येक की बात, तो ये अंतर आप ध्यान रखिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों में कि सर आप गलत बता रहे हैं। वन्य संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम आया 1974 में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर भारत के प्रमुख वन संस्थान एवं मुख्यालय की। सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनः स्थापन संस्थान इलाहाबाद में है। भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय प्राणी उद्यान कोलकाता में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है, बहुत बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? यहाँ पर भी दो तरीके से प्रश्न, मतलब दो अलग अलग टॉपिक हैं। एक है आपका वन महोत्सव और एक है आपका क्या? वन्य जीव प्राणी सप्ताह। दोनों में डेट अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। 1950 में कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की। ठीक है, वन महोत्सव की शुरुआत की थी। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जो चीज़ें हम आपको बता रहे थे वो आप सुन लीजिएगा, यहाँ पर गलत लिख गया है। देखिए वन्य जीव महोत्सव और वन्य जीव सप्ताह अलग अलग हैं। यहाँ पर जो डेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है वन्य जीव सप्ताह की। वो अक्टूबर के पहले वीक में मनाया जाता है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, यहाँ पे जो लिखा है उसको इग्नोर करिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं वो सुनिएगा। वन महोत्सव जो है ये मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ठीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अब डाउट नहीं रहेगा। वन संरक्षण आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है चिपको आंदोलन। इसकी शुरुआत 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया। जनपद टिहरी है, गांव का नाम रैणी है। इस आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट इत्यादि हैं। एपिको आंदोलन की बात करें तो ये दक्षिण के कर्नाटक राज्य में एपिको आंदोलन के रूप में सामने आया। जो चिपको था वो दक्षिण में एपिको के नाम से सामने आया। यह आंदोलन 1983 में कर्नाटक के उत्तर में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया था।
अब बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। तो सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बना हुआ है, यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की संबंधित बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके नेतृत्व करता है मेधा पाटेकर। तो प्रश्न पूछता है मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। बाबा आमटे, अरुंधति राय भी इसी से संबंधित हैं। मैती आंदोलन की शुरुआत 1994 में उत्तराखंड के चमोली जनपद में, जहां से शुरुआत हुई थी। बिश्नोई आंदोलन 1730 में बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। शांत घाटी आंदोलन की शुरुआत केरल से हुई थी 1993 में। वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने अभयारण्य हैं, इसको भी जान लीजिए। ये डेटा जो है कम ज़्यादा हो सकता है। वर्तमान समय में 105 हैं राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर 532 प्लस लिखा है क्योंकि ये 2017 या 18 का डेटा है। अभी इनकी संख्या बढ़ करके हो गई है लगभग 545 तक। ठीक है, 551 या 500 मतलब 550 के आसपास इनकी संख्या है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप करंट अफेयर से अपडेट कर लीजिएगा कि वर्तमान में क्या स्थिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो है भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत के एक सींग वाले 213 गैंडे संरक्षित हैं। केवला देवघना कहाँ है? राजस्थान में। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। काजीरंगा असम में है। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की लिस्ट है। कंचनजंगा सिक्किम में है। जेम कार्बेट उत्तराखंड। अनाई शोला केरल में है। इराविकुलम केरल में है। गिर कहाँ है? तो गुजरात में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। गंगोत्री उत्तराखंड में है। चंदौली महाराष्ट्र में है। डचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। सलीम अली जम्मू कश्मीर में है। देखिए सलीम अली पक्षी विज्ञान जो है ये तमिलनाडु में है, लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सैंडल पार्क अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार में है। सुल्तानपुर, ये आप सोच रहे होंगे कि जो लोग यूपी से सोच रहे होंगे कि सुल्तानपुर तो यूपी में है, बट गुड़गांव में भी सुल्तानपुर है। वहाँ पर एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो कि हरियाणा राज्य में है। मानस कहाँ है? असम में है। मधुमलाई तमिलनाडु में है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हजारीबाग झारखंड में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। नहीं मिलता ऑप्शन में तो आप लद्दाख लगाइएगा। सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अब बात करते हैं वन अभयारण्य टाइगर रिजर्व की। तो आंध्र प्रदेश में है आपका पुलिकर झील। उत्तर प्रदेश में है समसपुर पर्वतीय अरंगा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। पीकाक, रंगनपिट्टू, बाकापुर ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, ये केरल जो है इसमें नहीं है, केरल ये इधर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात में है आपका थान झील, नल सरोवर, पोरबंदर। गोवा में है आपका सलीम अली। तमिल में आपका है वेदायंगल। राजस्थान में है केवलादेव और घाना पक्षी विहार। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 में किया गया। बाघों की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? तो पगमार्क विधि के द्वारा की जाती है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित पेंच में है। देश में प्रथम अधिसूचित रिजर्व जिम कार्बेट है जो उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट का पुराना नाम हिली नेशनल पार्क है। विश्व का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये विश्व हेरिटेज स्थल में भी शामिल है। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं की बात करें तो सिल्वीकल्चर का संबंध वन एवं वन्यजीव उत्पाद से है। पिसीकल्चर का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। फ्लोरीकल्चर का संबंध फूलों के उत्पादन से है। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ओलरीकल्चर का संबंध सब्जियों के उत्पादन से है। हर्टिकल्चर का संबंध बागवानी। एग्रोस्टोलॉजी में हम घासों का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन, वर्मी कल्चर में केचुआ पालन, पिगी कल्चर में सुअर पालन, ऑर्थिनोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। एथ्रोलॉजी फूलों के अध्ययन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। अगला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, मानव व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मेले की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे मेले लगते हैं, कौन सा आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कोई फिक्स नहीं है। 2018 की परीक्षा में क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी गई, मेला पढ़ा गया है ना, और बहुत दिवस वगैरह बहुत सी सारी चीज़ें पढ़ी गई, लेकिन हुआ क्या, उतना नहीं पूछा गया। तो ये डिपेंड करता है, 30 क्वेश्चन उसको बनाने हैं, कहाँ से बना ले फिक्स नहीं है। ईवीएस में आपकी टेंशन हम समझ सकते हैं, आप ज़्यादा परेशान होंगे कि कहाँ से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, बट हम आपके लिए यहाँ पर कुछ कुछ निचोड़ लेकर के आए हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुंभ मेला की। तो ये प्रत्येक 12 वर्ष पर प्रयागराज यानी इलाहाबाद में लगता है। माघ मेला प्रत्येक 6 वर्ष पर यह भी प्रयागराज में लगता है। और बटेश्वर मेला आगरा में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, तो नौचंदी मेला लगता है आपका मेरठ में। हरिदास जयंती वृंदावन में। देवा मेला कहाँ लगता है, तो देवा मेला लगता है बाराबंकी में। मनकपुर फर्रुखाबाद। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में। देवी पाटन मेला तुलसीपुर में। गढ़गौर मेला आगरा में। कैलाश मेला भी आगरा में ही लगता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। रामायण मेला इंपॉर्टेंट अयोध्या में लगता है। देवा हमने आपको बता दिया। झूला मेला जो है ये भी अयोध्या में ही लगता है। कालिंजर मेला बांदा में, ध्यान रखिएगा। एक और नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेला जो है ये शाहजहांपुर में लगता है। और नवरात्रि मेला आगरा में लगता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर के साथ साथ ये अतरौलिया आजमगढ़ में भी लगता है। और कोई छूट रहा है, सोरो मेला कासगंज में लगता है। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। राम बारात मेला आगरा में। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में। ये अम्बेडकर नगर में गोविंद सागर मेला है, ठीक है। अब बात करते हैं रामनवमी मेला, तो अयोध्या में लगता है। कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग प्रत्येक साल में 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मेला मथुरा में लगता है। कितने, लगभग 86 मेले सबसे ज़्यादा मथुरा में लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लखनऊ, आगरा, वाराणसी नगरों में महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सुकुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। अयोध्या परिक्रमा का आयोजन राम जन्मभूमि अयोध्या में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है, तो कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में लगते हैं। दादरी के पशु मेला का आयोजन बलिया में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे आयुर्वेद उत्सव यानी आयुर्वेद महोत्सव ये झांसी में। आगरा महोत्सव आगरा में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। कजली महोत्सव महोबा में। होली का महोत्सव मथुरा में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार हैं, जैसे यहाँ पर बात करते हैं बिहू असम की। तो बिहू नृत्य किया जाता है, ये मनाया जाता है अप्रैल में असम में। और जगन्नाथ यात्रा महोत्सव ये आपका उड़ीसा के पुरी शहर में आयोजित किया जाता है। दुर्गा पूजा मुख्यतः पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 9 दिन तक नवरात्रों में ये मनाया जाता है, चैत्र और अश्विन माह में। सोनपुर पशु मेला, इसको हरिद्वार चैत्र मेला भी कहते हैं, इसका आयोजन बिहार में होता है नवंबर की पूर्णिमा को। पुष्कर मेला जो है ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक पुष्कर मेला का आयोजन होता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है, ये राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश का देवा शरीफ मेला ये कार्तिक माह में बाराबंकी में अक्टूबर से नवंबर तक आयोजित किया जाता है। ये 10 दिवसीय मेला हाजी वारिस अली शाह के उर्स में मनाया जाता है। झांसी का मेला नवंबर माह में लगता है। गंगा महोत्सव भी नवंबर माह में वाराणसी में। ताज महोत्सव फरवरी माह में आगरा में।
बात करते हैं स्थानीय उत्पादों से जुड़े व्यवसायों की, तो यहाँ पर एक योजना आई थी 2018 में, एक जिला एक उत्पाद योजना। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, यहाँ से आपको पता चल गया कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ हुआ। देश के कुल हस्तशिल्प निर्माण में उत्तर प्रदेश का 44% योगदान है। इसके क्रियान्वयन के लिए सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात को अति लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। बाराबंकी जो है ये वस्त्र उत्पादन में अव्वल है। आगरा चमड़ा उत्पादन में, इलाहाबाद में अमरूद, यानी इलाहाबाद में अमरूद ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है या फेमस है कह सकते हैं। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस हैं, कौसाम्बी का केला, एटा में घंटा और अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं। ये प्रसिद्धि वाली बात है यहाँ पर। बरेली में जरी का कार्य, जौनपुर में हस्त निर्मित कागज कला, पीलीभीत की बांसुरी, ललितपुर का जनजातीय शिल्प, मुजफ्फरनगर का सैनिटरी फिटिंग का जो सामान होता है, इटावा वस्त्र उद्योग, सहारनपुर लकड़ी पर नक्शी करने के लिए, कन्नौज की इत्र परफ्यूम फेमस है, बागपत का हथकरघा उद्योग, हरदोई का डेयरी उद्योग और मेरठ का खेल का सामान, मुरादाबाद में धातु शिल्प और अयोध्या की गुड़, सीतापुर की दरी। बाबा आमटे की बात करें तो ये पर्यावरण संरक्षण के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम की स्थापना की थी। प्रमोद पाटिल ये एक पक्षी वैज्ञानिक हैं जिन्हें ग्रेट इंडियन बर्ड बस्टर्ड के लिए जाना जाता है। अनुपम मिश्रा ये गांधीवादी पर्यावरणविद हैं जिन्हें राजस्थान की अरवरी नदी के पुनर्जीवन के लिए जाना जाता है। अनिल कुमार अग्रवाल सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के संस्थापक हैं। आनंद कुमार अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम के नेतृत्व करता है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों की अगर कॉमन प्रसिद्ध नगरी तीर्थ स्थल है तो वो है कौसाम्बी, उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं परिवहन के अंतर्गत हम सड़क परिवहन की। भारत में वर्तमान समय में 54.72 लाख, इससे भी ज़्यादा है अब वैसे तो, ठीक है, 55 के ऊपर है। देख लीजिएगा, ये करंट अफेयर से अपडेट कर लीजिएगा। फिलहाल जो हमारे पास डेटा है उस हिसाब से 54.72 लाख किलोमीटर से भी लंबा सड़क परिवहन है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क परिवहन है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे चीन, ब्राजील, रूस और जापान है। 1995 में गठित राज्य मार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ। यह राजमार्गों का रखरखाव और प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों में सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यों की है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत 1998 में की गई। 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को मिलाने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है इसके अंतर्गत 4 कौन कौन से महानगर आते हैं। कश्मीर को कन्याकुमारी से मिलाने वाली गलियारा तथा सिलचर, असम को पूर्व पोरबंदर यानी गुजरात से मिलाने वाला गलियारा एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटता है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है जो जम्मू को कन्याकुमारी को जोड़ता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH-47A है जो कर्नाकुलम को कोची बंदरगाह से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-2 है जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली रोडवेज बसों का संचालन लखनऊ से बाराबंकी किया गया। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा, इसकी दूरी 165 किलोमीटर। आगरा एक्सप्रेसवे, इसकी दूरी लगभग 302 किलोमीटर है। बात करें अगर हम यहाँ पर रेल परिवहन की तो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से है, वहां से ठाणे के बीच ये स्टेशन सबसे पहली चलाई गई थी। रेलवे लाइनों की लंबाई की दृष्टि से अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक रेल लाइनों वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर चली, ये बात आपको नहीं पता होगी। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी तक तो गोरखपुर ही है, बट डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। कर्नाटक में कोई हुबली रेलवे जो है वो इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है।
रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है। भारतीय रेल सिविल इंजीनियर संस्थान ये पुणे में है। भारतीय रेल बिजली संस्थान नासिक में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय हरियाणा रेवाड़ी में है। सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। भारत की सबसे अधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन का नाम गतिमान है। ठीक है, तो गतिमान एक्सप्रेस जो है ये हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ती है। ये 2021 की अपडेट है। बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी ट्रेन, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1950 में। जल परिवहन में आ जाते हैं तो सबसे लंबा आंतरिक जल परिवहन उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो NW1 इलाहाबाद से हल्दिया। और यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग जो है NW2 ये ब्रह्मपुत्र नदी असम से स्थित है। वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद के नैनी वायुयान से डाक ले जाने के लिए शुरू हुई। 1953 में भारत में वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण हुआ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम में है। अन्ना मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में। अगर इसमें किसी ने नाम बदल दिए हो तो इसको आप भाई करंट अफेयर से मैच कर लीजिएगा, हालांकि अपडेटेड चीज़ें हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। ताज हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। तो जो खेरिया हवाई अड्डा है इसी को हम आगरा हवाई अड्डा या आगरा एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, निर्माणाधीन है। ये आपका गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका अयोध्या में निर्माणाधीन है। संचार की शुरुआत की बात करें तो भारत में पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ 1972 में हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र कहाँ है, लखनऊ में। भारत में प्रथम टेलीग्राम शुरू किया गया 1854 में। 18 फरवरी 1911 में भारत में प्रथम डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी की शुरुआत की गई। संचार संसाधन की बात करें, सूचना तो ये आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त होती है। ठीक है, आंकड़ा क्या है, ये फैक्ट कच्चा तथ्य होता है। रॉ फैक्ट कच्चा तथ्य होता है, कच्चा तथ्य सॉरी। आंकड़ा होता है मतलब डेटा, सिंपल है ये, इसमें कुछ वो नहीं है, डेटा। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो डाटा की प्राप्ति, संग्रह, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों के निष्पादन के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। संचार क्रांति के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का ही अंग माना जाता है। खेल एवं खेल भावना की बात करें तो खेल की परिभाषा क्या है। खेल जो है स्वयं अपने के लिए की जाने वाली एक क्रिया है। खेल का उद्देश्य क्या है, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये मैकडूगल का स्टेटमेंट है। प्रश्न पूछता है कि शिक्षा में खेल प्रणाली किसने शुरू की, तो फ्रोवेल ने। ठीक है, आधुनिक युग में खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो हेनरी कॉल्डवेल कुक। भारत में खेल प्रणाली के जनक माना जाता है गीजूभाई बधेका को। इनका पूरा नाम भगवान दास गिरजा शंकर गीजूभाई बधेका। खेल भावना ये अहम नहीं है कि तुम हारो या जीतो, यानी हारे या जीते, अहम ये है कि तुमने खेल को किस तरह खेला। ये स्टेटमेंट है ग्रेटलैंड राइस का। ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक खेल इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। प्रश्न पूछ लेगा 4 वर्ष 5 वर्ष, तो ध्यान रखना है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका प्रारंभ यूनान के ओलंपिया शहर में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई।
ठीक है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है ये इसका मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपकी यूपी टेट में करंट अफेयर्स नहीं आएगा। अभी हम बता दें, बदल जाए तब भी दिक्कत, तो इसको आप करंट अफेयर्स से अपडेट करिएगा। यूपी टेट में करंट अफेयर्स नहीं आता है। ओलंपिक ध्वज की बात करें तो इसमें 5 रंगीन चक्र होते हैं जो एक दूसरे से मिले हुए प्रदर्शित होते हैं। नीला चक्र जो है यूरोप को प्रदर्शित करता है, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को और लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। रियो ओलंपिक 2016 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 में खेला गया। इसका आयोजन ब्राजील में हुआ, रियो डी जेनेरियो में। इसमें पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता। साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान में होना था, जो स्थगित कर दिया गया, बट ये अभी हाल ही में खेला गया। इसकी अपडेट आपने पढ़ी होगी, 2021 में हुआ था। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल की। इसकी शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुई। इसका आयोजन 2 ओलंपिक खेलों के मध्य होता है। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। 22वां डरबन दक्षिण अफ्रीका में होगा। एशिया खेल इसकी शुरुआत 1991 में नई दिल्ली में की गई। 18वें एशियाई खेल 2018 में हुए, कहाँ? इंडोनेशिया में, जकार्ता में। 19वां एशियाई खेल चीन में होगा 2022 में। क्रिकेट का आरंभ कहाँ से हुआ, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्रिकेट का आरंभ इंग्लैंड से हुआ। विश्व का पहला क्रिकेट खेला गया 1760 में, क्लब हैविल्डन में खेला गया। हॉकी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में हुई। हॉकी विश्व कप 2018 भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। महिला हॉकी विश्व कप 2018 इंग्लैंड लंदन में हुआ। फुटबॉल की बात करें तो प्रथम फीफा इंटरनेशनल विश्व कप का आयोजन 1930 में हुआ। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में है। हॉकी की बात करें, क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की, बैडमिंटन की, तो इससे संबंधित कुछ ट्रॉफीज हैं, जैसे आगा खां गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी, बिरला ट्रॉफी। फुटबॉल से संबंधित है बीसी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, आगा खां कप। देखिए यहाँ पर क्या है, आगा खां गोल्ड कप है, यहाँ पर आगा खां कप है। नारंग कप, अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है। महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत तथा काला सागर के द्वारा अलग होता है। अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा तथा ऑस्ट्रेलिया से न्यूगिनी द्वीप द्वारा ये अलग होता है। अब यहाँ पर घास के मैदान 100%, यहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है। तो प्रेरीज जो है घास का मैदान, ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। पंपास अर्जेंटीना से, स्टेपीज यूरोप और एशिया से, लानोच का संबंध वेनेजुएला से है। सवाना पूर्वी अफ्रीका में, सिल्वास ब्राजील में, कैंपास ब्राजीलियन में। आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये जो घास के मैदान है कौन कहाँ से संबंधित हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। सवाना की अगर हम बात करें तो ये पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत आपका आ जाएगा वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील। पंपास की अगर बात करें तो अर्जेंटीना के साथ साथ ब्राज़ील और उरुग्वे। स्टेपीज की बात करें, देखिए ये क्या है, घास के मैदान के नाम है, कहाँ पाए जाते हैं, ये इनके स्थान है। तो प्रश्न पूछ लेगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने प्रीवियस ईयर में भी हल किया होगा कि पंपाज घास का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 4 ऑप्शन इसी में से दे देगा। या प्रेरीज का संबंध किससे है, तो उत्तरी अमेरिका से है ना। पटाना का संबंध श्रीलंका से है। कंपोज का संबंध यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, कंपोज भी लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखा है तो। कंपोज का संबंध ब्राजील से है। ठीक है, डाउन्स का संबंध कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। डाउन्स का संबंध ऑस्ट्रेलिया से, जो नहीं लिखे हम आपको बता रहे हैं अलग से। सेराडो का संबंध ब्राजील से है, याद रहेगा, आगे लिखा हुआ था। ठीक है, वेल्ड का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। डाउन्स का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। अब हम वायुमंडल की परतों की बात करते हैं। तो वायुमंडल में जो पहली परत है क्षोभ मंडल, ये सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 12 से 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सबसे अधिक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि क्षोभ मंडल की मोटाई किस रेखा पर सबसे अधिक है, तो विषुवत रेखा पर, क्योंकि ताप अधिक होने के कारण वायु हल्की होकर तेजी से ऊपर उठती है। ध्रुवों पर इनकी मोटाई कम है।
इस परत में धूल, कण तथा जलवाष्प मौजूद रहते हैं। प्रश्न पूछ सकता है, कोहरा बादल का बनना मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता रहता है। इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। क्षोभ सीमा की अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं, जिसकी निचली सीमा पर जेट पवनें बहती हैं। समताप मंडल जो है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ये मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है, तभी यहाँ पर क्या है, वायुयान यहाँ पर उड़ते हैं, हवा भरते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश होगी या कोहरा होगा, इस पर कोई वहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बाहरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों UVC को रोकती है। मध्य मंडल की बात करें, यहां पर प्रश्न पूछा गया कि सबसे ठंडी परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है, जिसमें तापमान ऊंचाई के साथ कम हो जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर जाने पर पुनः वृद्धि होती है। आयन मंडल, तो आयन मंडल की बात करें, लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान की वृद्धि होती है। इस मंडल से रेडियो की तरंगें परावर्तित होती हैं, जिसका उपयोग सूचना एवं संचार में किया जाता है। तो सूचना और संचार में आयन मंडल उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। चलिए बाह्य मंडल की बात करें, सबसे बाहरी मंडल होता है जिसका विस्तार आयन मंडल के ऊपर पाया जाता है। यहाँ की वायु में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता रहती है। ये बहुत ही विरल मंडल है। अब तो आप 1 घंटे का वीडियो देख चुके हैं, आपको एहसास हो गया होगा कि इसमें आपको सिर्फ काम की चीजें कराई जा रही हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब बात करते हैं भूगोल की। यहाँ पर शॉर्ट में हम चीजों को जानते हैं। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न पूछ सकता है कि भारत किस गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तृत भाग में फैला हुआ है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु, प्रश्न पूछेगा यहां से कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, इसी को हम पिग्मिलियन पॉइंट या ग्रेट निकोबार द्वीप कहते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर तथा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारक हेतु मानक याम्योत्तर के रूप में माना गया है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? मित्र पर गमछा झार ट्रेक आपने पढ़ी होगी, ठीक है। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, फिर है पर तो पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, फिर है गमछा तो गा से गुजरात, ठीक है, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, फिर है झार से झारखंड। तो ये ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा देश के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मानक समय रेखा कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में काटती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है, 8 राज्यों से जुड़ी हुई है इसकी सीमा। भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हैं, जिसमें गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। प्रश्न पूछेगा कि गुजरात जो है राज्य सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, सबसे छोटी राज्य है गोवा। पांडुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। 20 राज्य स्थलरुद्ध हैं, जिसमें 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, शायद इसी में से कोई एक छपेगा आपके पेपर में, ठीक है। पहले जान लेते हैं यहाँ पर भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य क्या है? आदम ब्रिज है। प्रश्न भी पूछा गया है, आदम ब्रिज कहाँ है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य,
तमिलनाडु राज्य है, श्रीलंका देश है। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान। रेड मतलब खतरा, खतरा मतलब भारत और पाकिस्तान तगड़ी लड़ाई है ना। मैकमोहन रेखा, तो ये भारत और चीन, इसको भी आप किसी ट्रिक से याद कर लीजिएगा। देखिए भारत तो कॉमन है, अब आप चीन को कोई ट्रिक बनाइए जो मैकमोहन, मैक मतलब मोटा, मोहन मतलब गोरा, ऐसे याद कर लीजिए। चीन के लोग बहुत ज़्यादा गोरे हैं, मोहन मतलब बिल्कुल गोरे गोरे, है ना। चीन मैकमोहन, अपने तरीके से जैसे भी आप याद कर पाए। डूरंड, डूरंड मतलब अफगानिस्तान, है ना। तो ये तीनों आप याद कर लीजिएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत से सीमा रेखा साझा करने वाले देशों में बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी, अफगानिस्तान की सीमा सबसे छोटी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, त्रिपुरा भारत का वह राज्य है जो 3 अन्य देशों से घिरा हुआ है। भारत के 17 पड़ोसी देशों की सीमा लगते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, और सबसे कम कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। भारत म्यांमार से इरावती नदी द्वारा अलग होता है। कुछ घाटियां हैं, जैसे मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में। नुब्रा घाटी कहाँ है? सियाचिन में। सुरू घाटी कहाँ है? कारगिल में। पार्वती, सांगला, कुल्लू, स्पीति ये हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा, चंबा ये हिमाचल प्रदेश में। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। चुम्बी घाटी कहाँ है? तो ये भारत, चीन और भूटान, ये 3 देशों को स्पर्श करती है। युथांग घाटी सिक्किम में है। जुगु घाटी नागालैंड। शांत घाटी आपने बहुत बार पढ़ा केरल, ये आपको याद है, बाकी नहीं याद। हो सकता है इसमें से कोई एक पूछ ले। कांगड़ा घाटी कहाँ है? चंबा घाटी कहाँ है? ध्यान रखिएगा। कुल्लू मनाली लोग घूमने जाते हैं, तो कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आ सकता है यहाँ से। अब दर्रे की बात कर लेते हैं। तो काराकोरम दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणियों में है। जोजिला दर्रे की अगर हम बात करें तो ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर राज्य की पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। बनिहाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणियों में स्थित है। शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है ये। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणियों में स्थित है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन कहाँ है। जैसे नाथुला दर्रा सिक्किम में, ये प्रश्न सुपरटेट प्राइमरी में पूछा गया था। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। जलपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। या क्यांप दर्रा कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे याद कर लीजिए। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांग साउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे आप इनको याद कर लीजिएगा। भोर घाट महाराष्ट्र, पाल घाट केरल, थाल घाट महाराष्ट्र। यहाँ से एक बन सकता है प्रश्न। देखिए एक बार वीडियो को देखेंगे चीज़ें आपको माइंड में जाएंगी, दोबारा फिर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने पढ़ लिया। एक बार में चीज़ें नहीं आएंगी एक साथ, इतनी चीज़ें, कुछ कठिन है, कुछ आसान है, कुछ आपको आती है, कुछ आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप 2 बार देखिए या फिर आप एक ही बार में देख करके नोट्स बनाइए। भारती नदी के किनारे बसने वाले प्रमुख शहर कौन कौन से? तो आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा, इलाहाबाद में तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी, सूरत ताप्ती नदी, मथुरा यमुना नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, बरेली रामगंगा नदी, कटक महानदी, नासिक गोदावरी, जौनपुर में है गोमती नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, वाराणसी में है गंगा नदी। अब आ जाता है आपका पॉलिटी वाला सेक्शन। 2 से 3 प्रश्न आने हैं। तो संविधान का पिता, हालांकि ईवीएस का एक हमने अलग से पापा वीडियो बनाया है, प्लीज उसको आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट में हम लिंक दे देंगे। संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई जिसका गठन 1946 में हुआ। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। सही बोला ना हमने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, हाँ ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ पे लिखा भी है, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7। गठन
19 अगस्त 1947 को हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को हम इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये कठोर भी है और लचीला भी है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, जबकि वर्तमान में 12 हैं अनुसूचियां। और संविधान की जो कुंजी है, ठीक है, प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 नए शब्द जोड़े गए। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। कौन कौन से 6 हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों से मिलकर के बना है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन उपराज्यपाल के अधीन होता है। दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर के शेष केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है। दिल्ली में है विधानसभा। केंद्र सरकार के कानून सभी राज्यों में लागू होते हैं। 5 अगस्त 2019 से पूर्व केंद्र सरकार के कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, परंतु 5 अगस्त 2019 से केंद्र के सभी कानून संपूर्ण देश में लागू होते हैं। अब यहाँ पर हम सूचियों की बात कर लेते हैं। कौन से विषय केंद्र सूची के हैं, कौन से राज्य, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। ये चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, किसी भी एक वीडियो में नहीं मिलेंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम कोई यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बट आप देखिएगा, मैच करिएगा। आप एक वो वीडियो देखिएगा जिसमें लिखा हो कि एक ही वीडियो में सब खत्म 2 घंटे का, और एक ये वीडियो देखिएगा, क्वालिटी देखिएगा किसमें है, चीज़ें किसमें आपके काम की मिल रही हैं, ठीक है, जिससे प्रश्न बनता है। ऐसे तो कोई भी सीटेट का यूपी टेट में पढ़ाया जा रहा है, यूपी टेट का सीटेट में पढ़ाया जा रहा है, किसी को पता ही नहीं। ये चीज़ें देखिएगा आप, पेपर आने के बाद मैच करिएगा कहाँ से प्रश्न ज़्यादा फंस रहे हैं। केंद्र सूची के अंतर्गत आ जाते हैं रक्षा, विदेशी मामले, दूरसंचार, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल परिवहन, हवाई जहाज, स्मारक, डाक एवं तार, बैंक। इस पर जो निर्णय लेगा वो केंद्र सरकार लेगा। रक्षा के मामले में, दूरसंचार के मामले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ, जैसे पुलिस पर कुछ नियम कानून बनाना है तो उत्तर प्रदेश के लिए अलग पुलिस, हरियाणा अलग पुलिस, दिल्ली अलग पुलिस, अलग अलग। जेल, सड़क, सफाई, स्थानीय सुशासन, खेती, सिंचाई, मत्स्य, मवेशी, निचली अदालत, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केंद्र और राज्य, जिन पे दोनों ही लोग कानून बना सकते हैं, जैसे किताबें, शिक्षा, बिजली, उद्योग, व्यवसाय, धार्मिक संस्थाएं, शादी, मीडिया, परिवार, चिकित्सा। इस पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून नियम बना सकते हैं। ये समवर्ती सूची के विषय हैं। 3 इसमें से उठाएगा ऑप्शन, 1 इसमें से उठाएगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय नहीं है, ऐसे प्रश्न बनाएगा। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बनाती हैं, तब केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। मान लिया कोई ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची के हैं, इस पे दोनों कानून बनाए लेकिन केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। लोकसभा, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, 2026 तक यथावत रहेगा, इसके बाद परिसीमन होगा। अधिकतम संख्या 552 हो सकती है लोकसभा की, वर्तमान में 545 है। राज्यों से 530 सीट, केंद्र शासित 13, एंग्लो इंडियन 2, इसकी प्रथा खत्म कर दी गई है। सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जाते हैं, 80 सीटें। लोकसभा अस्थायी और निम्न सदन है। राज्यसभा की बात करें तो इसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। स्थायी और उच्च सदन भी कहते हैं। इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्रश्न पूछ सकता है ये। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें कितनी है? 31, जो उत्तर प्रदेश से जाती हैं। साधारण विधेयक जो है किसी भी सदन में पेश किया सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। भारतीय संविधान के कुछ विदेशी स्रोत हैं, क्योंकि अपना संविधान जो है ये एक तरीके से कॉपी किया गया है विभिन्न संविधानों से। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति और उन पर महाभियोग यानी हटाने की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल, इतनी चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, संसदात्मक शासन प्रणाली। आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निषेध तत्व।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र समवर्ती सूची का प्रावधान और केंद्र और राज्य संबंध, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी से लिए गए हैं आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकारों से संबंधित शक्तियां, जर्मनी से। संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब बात करते हैं यहाँ पर भारतीय वन रिपोर्ट की। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। चलिए देखिएगा यहाँ पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 21.67 भाग पर वनावरण तथा 2.89 भाग पर वृक्षावरण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य है मिजोरम, प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। न्यूनतम वनावरण वाला राज्य है हरियाणा। न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य है हरियाणा। वृक्षावरण की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य है महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशतता वाला राज्य प्रतिशत के आधार पर देखिए ये है गोवा। सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन एवं दीव। न्यूनतम वृक्षावरण वाला राज्य है सिक्किम। न्यूनतम वृक्षावरण प्रतिशतता वाला राज्य है सिक्किम। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम कुल वनावरण एवं वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कुल वनावरण एवं वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुसंधान केंद्र की बात कर लेते हैं। बस थोड़े से टॉपिक और रह गए हैं, आपसे ज़्यादा तो हमें मेहनत पड़ रही है, आपको तो सिर्फ सुनना है। यहाँ पे क्या है, फेफड़े फाड़े जा रहे हैं, गला सूख रहा है। देखते हैं आप लोगों का रिस्पांस क्या मिलता है इस वीडियो पर। अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, बेंगलोर में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में है। धनबाद आई थिंक झारखंड में ही है, हाँ। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। सूक्ष्म जीवों को विजोयक कहते हैं। विजोयक क्या है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक। ये मृत पौधों जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित कर देते हैं। जैविक और अजैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाकर बायोम की रचना होती है, जैसे टुंड्रा बायोम। वे जीव जो अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं उनको हम स्वपोषित कहते हैं। ये तो आपको बता ही चुके हैं। परपोषित अन्य पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, ये भी हो चुका है। चलिए आवास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आवास उस स्थान को कहते हैं जो संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अध्याशित रहता है। आवास में कई निकेत हो सकते हैं। निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में उसके स्थान का पता चल जाता है। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है। निकेत का मतलब क्या है, घर ही होता है। निकेत का मतलब आप नॉर्मली सर्च करेंगे निकेत का अर्थ, तो आप जैसे आप पढ़े लिखे नहीं देखे हैं, शांति निकेतन। निकेतन का मतलब क्या होता है, घर, होम। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इको मार्क उत्पाद के प्रति पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण होने का निशानी है। स्थानीय विकास का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा तथा संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन से है। कुछ कानून आए हैं
पर्यावरण से संबंधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। पर ये आपको कहीं पे 1973 कहीं पे पढ़ाया गया होगा, ठीक है, एक वीडियो हम देख रहे थे वहाँ पर 1973 बताया गया है, बट 1972 में आया है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में, प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 1992 में, हंगुल परियोजना आई 1970 में, WWF ने शुरू किया। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू हुई, गैंडा परियोजना 1987 में, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में। आंदोलन आप ये पढ़ चुके हैं, तो इसमें साइलेंट वैली देख लीजिएगा, केरल से संबंधित है। एपिको, चिपको, नर्मदा, नवदान्य नहीं पढ़ा था, देख लीजिएगा 1987 में ये आया, और ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। देखते हैं और क्या रह गया है। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। क्लोरीन गैस ओजोन क्षरण का कारण है। यहाँ पे क्लोरीन नहीं, यहाँ पे CFC होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है जिम्मेदार है मुख्य रूप से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC लिख लीजिएगा। धान की खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन उत्सर्जित होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी है। भारत के श्रीनगर क्षेत्र में ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा है, त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहा जाता है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ओजोन परत को पतला करती है। इटाईटाइरो कैडमियम के कारण होता है। चीन सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना MIC 1984 में हुई थी। गैस के रिसाव के कारण 2 मई 2018 को WHO द्वारा विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कानपुर घोषित किया गया था 2018 में। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 4.2 से कम होता है। हरित डीजल यूरो 4 मानक का डीजल है। हरित डीजल में सल्फर की मात्रा 0.001% पाई जाती है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व आर्सेनिक तथा फ्लोराइड हैं। पिगोवियन कर प्रदूषण फैलाए जाने के कारण लगाया जाता है। पिगोवियन कर जो है ये कर है, टैक्स है। कर का मतलब टैक्स, आप जानते होंगे। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम ट्राइफॉलीफॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की मात्रा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर मात्रा से स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। ब्लैक फुट नामक बीमारी आर्सेनिक की अधिकता के कारण होती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जलकुंभी को जाना जाता है। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने, छिपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए पराश्रवित ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण है। कोलकाता को स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेघालय में नोकरेक जीवमंडल स्थित है। भारत का प्रथम व प्रसिद्ध नीलगिरी जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। केवलादेव का घाना राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस पाया जाता है। विश्व का सर्वप्रथम बनने वाला राष्ट्रीय पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो USA में है। ये इनकम्प्लीट लाइन लिखी हुई है, अब पता भी नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। विश्व का सर्वप्रथम बनने वाला राष्ट्रीय पार्क, देखते हैं। अच्छा, सही है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि विश्व में सबसे पहले नेशनल पार्क कौन सा बना, तो ये जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये USA में है। ये विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय, यानी इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क, यूनाइटेड स्टेट में ये है। पक्षियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, ये अभी आपने पढ़ा था, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क को। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। कुछ प्रमुख दिवस, जैसे विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका कब, 16 सितंबर को। विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व कछुआ संरक्षण दिवस 23 मई। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून। सुंदरवन दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। जल में लवण मिलाने पर घनत्व में वृद्धि हो जाती है। कुछ वन लाइनर हैं। जीव जंतुओं के आवास स्थल
उत्तर जल में तथा वायु, मतलब जीव जंतुओं के आवास स्थल जो हैं जल में और वायु में हो सकते हैं। सूर्य की उपलब्धता, वायु की दिशा, ग्रह स्वच्छता एक अच्छे आवास निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है, खाया जाता है क्या? फूल खाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिकेट्स प्रायः बच्चों में होता है। 1952 में पहली बार राजस्थान की टोंक जिले में राजकीय बस सेवा की शुरुआत की गई। हमारे शरीर में लगभग 70% जल पाया जाता है। निर्जलीकरण के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। चावल को पॉलिश करने पर थायमिन यानी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन शब्द फंक ने दिया। सूर्य की सहायता से विटामिन D का संश्लेषण त्वचा में होता है। ट्रेन कहाँ चली आपको पता है। तो ये थी आज की क्लास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन अरस्तू का है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ अन्य मैराथन के लिंक लग करके आ रहे हैं, यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखिए, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। जो आपने तैयारी की है, जो आपने पढ़ा है वही बेस्ट है, ये मान करके आप एग्जाम हॉल में जाइएगा। आपको आपकी परीक्षा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।